आज के वीडियो में हम क्लास 8 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 19 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इस चैप्टर में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्मानीय हैं। इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनकी जीवन दृष्टि, संघर्षों, राजनैतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का पता चलता है। इस चैप्टर में हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन यात्रा, उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए, उनके जीवन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा ही बोला गया है। देखिए, हो सकता है विद्याध्ययन के पश्चात मुझे यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? मुझे, यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी खुद के बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है कि विद्याध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम और ऐश इशरत में दिन बिताऊं, बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मयस्सर यानी कि उपलब्ध हो। ठीक है, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कढ़ा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में? हो सकता है कि पढ़ने लिखने के बाद मुझे कोई ऊंचा पद प्राप्त हो जाए और मैं बहुत ऐसो आराम से ज़िंदगी बिताऊं, लेकिन हमारे मुल्क यानी हमारे देश का भी दावा हम पर कम नहीं है। हमारी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है, यानी कि ये आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ये पढ़ाई कर रहे थे। जब हमारा देश परतंत्र था, हमारा देश जब गुलाम था, तब ये अपनी पढ़ाई कर रहे, तब ये एक छात्र थे, इनका विद्यार्थी जीवन तब चल रहा था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यह मुमकिन नहीं है कि हमारी भारत माता जो है वो परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है, यानी कि हमारा भारत गुलाम है और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तक मेरे देश का प्रत्येक निवासी सम्मानजनक और सुविधा संपन्न जिंदगी जीना शुरू नहीं कर सकता है, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो गरीब परिवार से थे, इनके परिजन ये चाहते होंगे कि ये पढ़ लिख कर हमें गरीबी से बाहर निकाले, अच्छे से कमाए, घर चलाए, सबका ध्यान रखे। इनके परिजन यही चाहते होंगे, लेकिन ये अपने देश की सेवा करना चाहते थे, क्योंकि पूरा देश ही इनके लिए अपना परिवार जैसा था। इसलिए ये अपने देश के किसी भी नागरिक को कष्ट में, पीड़ा में नहीं देख सकते थे। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि पढ़ाई तो मैं कर लूँगा, उससे जो ऊँचा पद भी प्राप्त हो जाएगा, सुख सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन इस समय हमारे भारत माता को मेरी ज़रूरत है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैट्रिक परीक्षा के बाद मैट्रिक इंटर इन्होंने करके उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ये सब आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहाँ का ये पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये अल्फाज हैं गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के। इनको गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं ये हमेशा गरीबों की मदद करते थे। ठीक है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति होता था तो वो उसकी मदद करते थे। आगे है, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। 1942 ईस्वी में अगस्त की क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के वे सक्रिय सदस्य थे। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दास्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे बखूबी निभाते। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। देखिए 1942 ईस्वी में इन्होंने बीए में नामांकन कराया था। ठीक है, जब इन्होंने इंटर कर लिया था, इंटर करने के बाद इन्होंने बीए में नामांकन कराया, लेकिन इन्होंने कॉलेज ये नहीं गए, अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। क्यों? अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आसपास के सभी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी ये स्टार्ट के लिए अपने देश के लिए लड़ने के लिए सिखाने लगे। ठीक है, उनको प्रेरित करने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 30 रुपया प्रति माह की दर पर इन्होंने प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। इन्होंने स्कूल में प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर बने और उस स्कूल में उनको 30 रुपया प्रति माह, एक महीने में उनको सिर्फ 30 रुपया मिलता था, क्योंकि उस समय जो है 30 रुपया भी बहुत मायने रखता था। ठीक है, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात में लगभग 2 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और दरभंगा के जेल में डाल दिया गया था। और ये जो है ये इनकी पहली जेल यात्रा थी, यानी कि ये 1943 ईस्वी में ये पहली बार जेल गए थे। पैराग्राफ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। देखिए हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था और प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र से। और प्रथम आम चुनाव कहाँ हुआ था? ताजपुर में हुआ था। ठीक है, तो वहीं से वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर जी को सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से ये विजयी हुए, यानी कि जीते। ठीक है, इन्होंने बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की, यानी कि इन्होंने इन सब समस्याओं पर इन्होंने वहाँ पर जोरदार आवाज बुलंद की, यानी कि आवाज उठाया, इसके बारे में उन्होंने बात की। सन 1952 ईस्वी से 1988 के बीच 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। देखिए ये सबसे पहले क्या बने थे? ये सबसे पहले जो है विधायक बने। ठीक है, इसके बाद ये विरोधी दल के नेता भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी ये बन चुके थे। ठीक है, यानी कि ये राजनीति में 1952 से 1988 ईस्वी तक रहे। ठीक है, 1952 ईस्वी से अपने जीवन के अंतिम काल तक 1988 ईस्वी तक ये राजनीति में रहे। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांवों का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उनके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्यों को पढ़ते ही चौंक पड़े। ओनली फॉर ऑफिसर्स। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे और राजपत्रित कर्मचारियों को मनाही थी। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कहानी टाइप का दिया गया है कि उन्होंने एक हैजापीड़ित व्यक्ति को देखा, जिनको वो हैजापीड़ित व्यक्ति जो है वो अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था, यानी कि बस वो मरने ही वाला था और अस्पताल जो है वहां से बहुत दूर था। तो इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी इन्होंने उस हैजापीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और 5 किलोमीटर पैदल चलकर वो उनको अस्पताल पहुंचाए। ठीक है, घटना ये हुआ कि जब वो जो विधायक बने थे, विधायक बनने के बाद वो अपने कक्ष में जा रहे थे, पहली बार जा रहे थे। ठीक है, वो अपने कार्यालय में जा रहे थे तो उनको लिफ्ट से जाना था। जब वो लिफ्ट पर जाने लगे तो लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ देखा ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी वो लिफ्ट जो है वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए था। ठीक है, यानी जो आम जनता है, आम जनता उस लिफ्ट का प्रयोग करके नहीं जा सकती थी। ठीक है, आम जनता के प्रयोग के लिए वो लिफ्ट नहीं था, वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए था, इसलिए उस पर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स। उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था, जो भी मतलब आम जनता था उनको सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बू आई। उन्होंने सरकार के वड़ या अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया, यानी अब और राजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि लिफ्ट पर क्या लिखा हुआ है ओनली फॉर ऑफिसर्स, तो इसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सामंती प्रथा का विरोध किया, उन्होंने सामंती प्रथा को बंद किया और लिफ्ट का प्रयोग सभी जनता के लिए आम कर दिया। ठीक है, अब लिफ्ट का प्रयोग आम जनता भी कर सकते थे, नहीं तो आम जनता को नॉर्मल सीढ़ी से जाना आना पड़ता था। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौंजिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 को हुआ था। उनकी माता का नाम रामदुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। ठीक है, देखिए महान बहुत लोग बन सकता है, लोगों की मदद करके, पैसे से मदद करे या और किसी तरीके से मदद करके लोग महान बन सकता है, लेकिन वो ऐसे थे कि सभी लोगों को ऐसा लगता था कि वो अपने घर के आदमी हैं, वो हमारे परिवार के आदमी हैं। इनका जन्म जो है, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर के निकट पितौंजिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम रामदुलारी था और पिता का नाम गोकुल ठाकुर, पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी। ठीक है, ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की ही तरह खेल कूद तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीता। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। वे पाठशाला भी जाते और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है। बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि लेता था। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं कि इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था और होली के चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवाड़ी करते रहे। मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते रहे।
ठीक है। वो कर्पूरी ठाकुर जी वो गरीब परिवार से थे, और गरीब परिवार से थे तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही वो भी रहते थे, वो खेलते कूदते थे, औरतों को भी चराते थे। फिर जब वो 6 साल के हुए तो उनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया गया। वो पढ़ते भी थे और पशुओं को भी चराते थे। उन्हें तैरने का शौक था, दौड़ने का शौक था, गाना गाने का शौक था, और गाँव की मंडली में उन्हें डफ बजाने का भी शौक था। और विधायक बनने के बाद भी वो गाँव की मंडली में बैठकर डफ बजाते थे। वो बहुत ही मिलनसार आदमी थे। सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IA में नाम लिखवाया। IA यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। उन्होंने आर्ट्स से इंटरमीडिएट यानी इंटर किया, और लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते, फलतः वे घर से ही घुटने तक की धोती पहने, कंधे पर गमछा रखी, बिना जूता चप्पल पहने पाँव पैदल कर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, और फिर उन्होंने इंटर में दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन कॉलेज आना जाना ये बहुत ही कठिन काम था, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर सके। तो वो क्या करते थे, से ही धो चप्पल के नंगे पाँव चलकर वो मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे, और वहां से रेलगाड़ी पकड़कर फिर वो दरभंगा पहुंचते थे। यानी कि उनको हर रोज लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूरी तय करके पढ़ने जाना पड़ता था। इस तरह नित्य 50-60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन शारीरिक श्रम के साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई जारी रखी। इतना कठोर जीवन बिताते हुए उन्होंने 1942 ईस्वी में IA की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की, ठीक है। 1942 ईस्वी में उन्होंने इंटर की परीक्षा सेकंड डिवीजन से पास की। उन्होंने मैट्रिक भी सेकंड डिवीजन से किया था, और इंटर की परीक्षा भी उन्होंने सेकंड डिवीजन से पास की। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया, लेकिन वे 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति में कूदने से अपने को रोक ना सके। दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू किया। BA में एडमिशन लिया था। जब फर्स्ट ईयर की था तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और उन्होंने 1942 के अगस्त क्रांति में भाग ले लिया, ठीक है। 42 ईस्वी में अगस्त क्रांति हुआ था, तो इसमें उन्होंने भाग लिया। फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया। देखिए, उन्होंने जब अगस्त क्रांति में भाग लिया था तो उन्होंने क्या किया, दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। वहाँ के दरभंगा में कैदियों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें उनका खान पान वगैरह सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी कैदियों को संगठित करना, इकट्ठा करना शुरू किया। इसलिए उनको वहाँ से गिरफ्तार करके भागलपुर कैंप जेल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। यानी कि भागलपुर कैंप जेल में उनको डाल दिया गया। तो वो भागलपुर कैंप जेल में भी कैदियों की सुविधा के लिए उन्होंने 25 दिन का उपवास रखा था, ताकि कैदियों की सुविधा अच्छी हो सके। उनके जिद के आगे सरकार को भी मजबूर होना पड़ा, सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। 1942 ईस्वी से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। कर्पूरी ठाकुर जी 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, और 1977 में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया, ठीक है। 17 फरवरी 1988 ईस्वी को इनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। था कर्पूरी ठाकुर जी की जीवन यात्रा, उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पाठ से यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है, पाठ से आगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर जो व्याकरण दिया गया है, इस व्याकरण को भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपको पढ़ना है और समझना है। हालांकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस पढ़ के समझना है, इसको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। का आंसर हमने लिखा है, कर्पूरी ठाकुर जी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके परिजनों की यह आकांक्षा अवश्य होगी कि ये यानी कर्पूरी ठाकुर जी पढ़ लिख कर हमें गरीबी से छुटकारा दिलाएगा, परंतु उनके लिए पूरा देश ही परिवार है। इसलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा, जब तक देश का एक व्यक्ति सम्मानजनक और सुविधाजनक जिंदगी नहीं बिताएगा, मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर दिया गया, जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इसी लाइन को मैंने यहाँ पर, इस लाइन को पूरा ना लिखकर मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जब तक देश का, यहाँ तक मैंने लिखा है जब तक देश का या देश के। उसके बाद ये लाइन हमने यहाँ पर नहीं लिखा। फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब उसी लाइन को मैंने इस तरह से शॉर्ट करके लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को, ठीक है।
उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनके परिवार वाले ये चाहते होंगे कि ये पढ़ लिख कर हमें गरीबी से छुटकारा दिलवाए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के लिए उनका पूरा देश ही पूरा परिवार था। ठीक है, तो इसलिए वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने भारत माता के लिए कुछ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक देश का प्रत्येक निवासी सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? इसका आंसर हमने लिखा है, सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बिना जूता चप्पल पहने पैदल चलकर वो मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे और वहीं से रेलगाड़ी से दरभंगा पहुंचते और पढ़कर शाम में लौटते थे और उन्हें डेली 50 से 60 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था। ठीक है, मतलब थोड़ा दूर वो पैदल चलकर स्टेशन जाते थे, फिर स्टेशन से वो कहाँ जाते थे, मुक्तापुर रेलवे स्टेशन से वो दरभंगा जाते थे। इस तरह से उनको अपने घर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था पढ़ने के लिए। फिर दिन भर पढ़ के वो शाम में घर लौटते थे। ठीक है, तो ये सारी परेशानी उनके साथ थी। इतना शारीरिक श्रम के बाद उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। तीसरा क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? आंसर है, कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने में आनंद आता था। उन्हें पशु चराने, दौड़ने, तैरने का भी शौक था, परंतु पीड़ितों तथा जरूरतमंदों की सहायता करके उन्हें अधिक आनंद मिलता था। ठीक है, तो ये सारा उनका शौक था। देखिए, गाना बजाना, पशुओं को चराना, गांव की मंडली में डफ बजाना और पसरना, तैरना, ये सब उनका शौक था। लेकिन उनको सबसे अधिक आनंद कब मिलता था? जब वो जरूरतमंदों की, गरीबों की जब वो मदद करते थे, तब उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा, कर्पूरी ठाकुर जी जब 1952 ईस्वी में विधायक बने तो सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए लिफ्ट से जाते वक्त लिफ्ट के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ देखा, ओनली फॉर ऑफिसर्स। तो इसलिए उन्होंने सामंती प्रथा को समाप्त करके लिफ्ट को आम जनता के प्रयोग के लिए भी आम बना दिया। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए उन्होंने सामंती प्रथा को समाप्त कर लिफ्ट का प्रयोग आम बना दिया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार अपने कार्यालय में जा रहे थे विधायक बनने के बाद, तो लिफ्ट से जाते वक्त उन्होंने लिफ्ट पे लिखा हुआ देखा कि लिखा हुआ है ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी वो लिफ्ट जो है वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए था, आम जनता के लिए वो लिफ्ट नहीं था। आम जनता उस लिफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकती थी। आम जनता के लिए दूसरी सीढ़ियाँ थी जिससे उन्हें जाना आना पड़ता था। सामंती प्रथा, जाति प्रथा, भेदभाव को ख़त्म करके उन्होंने लिफ्ट को आम जनता के प्रयोग में भी ला दिया। ठीक है, उन्होंने सबके खिलाफ जाकर लिफ्ट का प्रयोग आम लोगों के लिए आम बना दिया। तो इस तरह से मैंने आपको पार्ट से का ये चारों क्वेश्चन बता दिया है और पार्ट से आगे भी 2 क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये आपको लिखना है। इसका आंसर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसका आंसर सभी बच्चों का अलग अलग होगा। ठीक है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका अभी विद्यार्थी जीवन चल रहा है, तो इस दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घर में आपको कौन कौन सी परेशानियाँ होती है, या फिर आपको ट्यूशन या स्कूल जाने में कौन सी परेशानी होती है, आप किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब आपको खुद से ही लिखना है कि आपको अपने अध्ययन के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये इसका आंसर आपको खुद से ही देना है क्योंकि सभी बच्चों की परेशानियां, सभी बच्चों की कठिनाइयां अलग अलग होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जैसे कि कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाइयों की देखरेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना आदि। आप किन कार्यों पर कितना समय देंगे और क्यों? ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको खुद से लिखना है। देखिए ये पार्ट से आगे का क्वेश्चन है, पार्ट में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, इस चैप्टर में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, आपको इसका आंसर खुद से ही बनाना है, खुद से ही आपको इसको सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, आप अपने अनुसार इसका आंसर देंगे। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको व्याकरण दिया गया है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, जैसे कि जो दिनों का बंधु हो उसको दीन बंधु कहा जाता है, विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला विचारक कहा जाता है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला समाज सुधारक कहा जाता है, बिना शुल्क का, जिस चीज़ का कोई भी शुल्क, कोई पैसा ना लगे उसको क्या कहते हैं, निःशुल्क।